दानगंज गांव के मुखिया की बेटी थी रूपा, जो पढ़ने में बहुत ही होशियार और बुद्धिमान थी। इसलिए मुखिया ने अपनी बेटी रूपा को शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने भेजा था, जहां उसे राहुल नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। राहुल और रूपा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये बात रोमियो को पसंद नहीं थी। रोमियो रूपा के कॉलेज में ही पढ़ने वाला एक अन्य लड़का था, जो रूपा से एक तरफा प्यार करता था। एक दिन, अरे रूपा, कब तक मुझसे भागती फिरोगी? तुम चाहे पाताल में भी चली जाओ, मैं तुम्हारा पीछा करते करते वहाँ भी आ जाऊंगा। देखो रोमियो, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ राहुल से प्यार करती हूँ, इसलिए तुम मेरी उम्मीद छोड़ दो। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है रूपा, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? तो जाओ, उसी उम्मीद पर दुनिया में से किसी अन्य लड़की को खोज लो और मुझे बख्श दो प्लीज। पता है रूपा, ये दिल केवल एक ही क्यों होता है? क्योंकि ये हमें बताता है कि मैं एक ही हूँ, इसलिए मुझे किसी एक पर ही लगाओ, और मेरा दिल तुम पर ही लग गया है रूपा। अगर मेरे पिता को पता चल गया ना रोमियो कि तुम मुझे कॉलेज में रोज परेशान करते हो, तो वो मार मार कर तुम्हारा कचूमर निकाल देंगे। अरे मैंने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है, एक कंटाप लगाऊंगा तुम्हारे पिता को, ऐसी की तैसी हो जाएगी। मेरे पिता के बारे में तमीज से बात करो मिस्टर रोमियो, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या बुरा कर लोगी मेरा? जरा मैं भी तो जानूं। सही समय आने पर सब पता चल जाएगा। रूपा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रोमियो फिर से उसका पीछा करने लगता है। अब की बार रूपा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो इतना जोर से चीखती है कि आसपास के सारे लोग वहीं खड़े होकर उन दोनों को देखने लगते हैं। क्यों दिन रात कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़े रहते हो? रोमियो, जाकर कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारी छेड़खानी से तंग आ गई हूँ। अगर नहीं सुधरे तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। आसपास खड़ी भीड़ को देखकर रोमियो का कुछ भी बोलने का साहस नहीं होता। वो रूपा को क्रोध भरी नजरों से देखकर वहाँ से चला जाता है। रात को दारू के अड्डे पर, अरे भाइयों, अपने कॉलेज में सब लड़कों के पास गर्लफ्रेंड है। सॉरी गर्लफ्रेंड्स हैं, बस हमारे एक रोमियो भाई ही हैं जिन्हें अभी तक उनकी जूलियट नहीं मिली। सुन बे बंटी, तू चुपचाप दारू गटक और यहाँ से निकल, नहीं तो अगर मेरा पारा चढ़ गया ना बेटा, फिर तुझे यहीं छील दूंगा। कैसे छिलोगे रोमियो भाई, हाथ से या छिलनी से? रोमियो गुस्से से लाल हो जाता है और बंटी की खूब पिटाई करता है। बंटी अजीब अजीब सी आवाजें निकालता हुआ रोता रहता है। मुई रोमियो भाई, मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे भाई। तू बहुत दिनों से अपनी बकबक से मुझे परेशान किया हुआ है। रुक, आज तो सूद समेत सब वसूल करूंगा तुझसे। बंटी सही मौका देख रोमियो को धक्का देकर पीछे धकेल देता है और वहाँ से भाग जाता है। रूपा, तुमने मुझे ठुकरा कर अच्छा नहीं किया रूपा। मैं वादा करता हूँ ये रोमियो अपने जूलियट को पाकर ही रहेगा। तुमने मुझे कुत्ता कहा ना, अब देखो ये रोमियो अपनी कुत्तागिरी कैसे दिखलाता है। कॉलेज की छुट्टियां हो गई होती हैं। रूपा अपने गांव दानगंज जाती है, जहां फिर से मुखिया का चुनाव होने वाला होता है। रूपा के मुखिया पिता दिन भर गांव की धूल फांकते फिरते और अपने लिए वोट मांगते। वो किसी भी हाल में ये चुनाव फिर से जीतना चाहते थे। एक दिन, हे भगवान, आपने मुझे मेरे पुरखों की छोड़ी हुई अथाह संपत्ति दी, उसके लिए धन्यवाद। मुझे रूपा जैसी बुद्धिमान और होनहार बेटी दी, उसके लिए धन्यवाद। मुझे पिछली बार इस गांव का मुखिया बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हे करुणा निधान, इस बार आपका ये भक्त घनघोर संकट में फंसा हुआ है, क्योंकि इस बार मुखिया पद के उम्मीदवार के रूप में स्वयं ठाकुर शैलेश सिंह मेरे सामने खड़ा है। और आप तो जानते ही हैं ना भगवान कि ठाकुर शैलेश सिंह को हराना कितना कठिन है। आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। तंत्र मंत्र, दान दक्षिणा, तीर्थ यात्रा, जादू टोना, भूत प्रेत, कुछ भी मतलब कुछ भी। अलख निरंजन, अलख निरंजन। पीछे से एक बाबा की आवाज आई। मुखिया चौंक जाता है और पीछे देखता है। आप कौन है साधु महाराज? मैंने आपको पहले कभी इस गांव में देखा नहीं। साधु पुरुष को 3 दिन से ज्यादा एक ही स्थान पर रुकना शोभा नहीं देता वत्स। मैं आज ही पास के गांव से यहाँ आया हूँ। 2 दिन पश्चात मेरा डेरा फिर कहीं और होगा। अलख निरंजन। दानगंज गांव का मुखिया भानु कुमार साधु महाराज का इस गांव में हार्दिक अभिनंदन करता है
और कहिए महाराज, आपकी क्या सेवा करूं मैं? मैं अपनी सेवा करवाने नहीं, बल्कि इन गांव वालों की सेवा करने आया हूँ वत्स। सोच रहा हूँ सर्वप्रथम तुमसे ही आरंभ करूं। अलख निरंजन। आहा, क्या उत्तम विचार हैं आपके साधु महाराज। लगता है भगवान ने ही आपको मेरे पास भेजा है, मेरे सारे कष्ट हरने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा मुखिया। अलख। बाबा केवल अलख बोलकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और गहरे ध्यान में डूब जाते हैं। उन्हें देर तक शांत मुद्रा में खड़ा देखकर मुखिया बोल पड़ता है। मैं क्या कह रहा था महाराज जी? शांत वत्स, बिल्कुल शांत। मुझे प्रेरणा मिल रही है। मुझे तुम्हारी समस्या का समाधान होते हुए दिख रहा है वत्स। अलख निरंजन। पर मैंने तो अभी तक आपको अपनी समस्या बताई ही नहीं साधु महाराज। तुम्हारा नाम भानु कुमार है। तुम्हारी एक बेटी है रूपा, जो शहर में पढ़ती है। तुम्हारी पत्नी रूपमती का देहांत बहुत पहले ही हो चुका है। गांव में मुखिया का चुनाव होने वाला है और तुम फिर से मुखिया बनना चाहते हो। अलख निरंजन। जय हो, साधु महाराज की जय हो। महाराज, आप तो चमत्कारी पुरुष हैं, बिना जाने ही सब कुछ बता देते हैं। कृपया करके मैं इस बार गांव का मुखिया बनूंगा कि नहीं, ये भी बता दीजिए ना महाराज। तुम इस बार गांव के मुखिया अवश्य बनोगे वत्स, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना पड़ेगा। अलख निरंजन। मैं हर उपाय करने के लिए तैयार हूँ साधु महाराज, कहिए क्या करना है? तुम्हें अपनी बेटी रूपा की शादी एक कुत्ते से करानी है। क्या? रूपा की शादी, वो भी एक कुत्ते के साथ? ये कैसा उपाय है साधु महाराज? ये मात्र एक उपाय भर नहीं है वत्स, बल्कि विज्ञान है। अलख निरंजन। विज्ञान? कुत्ते से शादी कराने में कैसा विज्ञान है साधु महाराज? देखो, कुत्ता वफादारी का प्रतीक होता है और अपनी संतान शमशान तक हमारे साथ रहने का प्रतीक। जब इन दोनों की शादी होगी तो वफादारी और आजीवन साथ, ये दोनों मिल जाएंगे और तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया होगा वह वफादारी के साथ जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा, जैसे कि तुम्हारा मुखिया का पद। मुखिया बाबा की विज्ञान भरी बातों से अत्यंत प्रभावित होता है और अपनी बेटी रूपा की शादी एक कुत्ते से कराने का दृढ़ निश्चय करता है। क्या? एक कुत्ते से शादी? आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता भी है पिताजी? हाँ बेटा, मैं पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ। क्या मेरी लाडो अपने पिता के लिए इतनी सी कुर्बानी भी नहीं दे सकती? पिताजी, ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है। नहीं बेटा, कोई अंधविश्वास, कोई पाखंड नहीं है। साधु महाराज ने इसके पीछे का विज्ञान मुझे बतलाया है। सुनो, कुत्ता मतलब वफादारी, अपनी संतान मतलब आजीवन साथ। जब इन दोनों का मिलन होता है तो कोई भी पद, कोई भी संपत्ति जीवन पर्यंत हमारा साथ नहीं छोड़ती। जो भी हो पिताजी, मैं कुत्ते से शादी नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। देख रही हो रूपमती, तुम्हारे जाने के बाद जिस रूपा को मैंने माँ और पिता दोनों का भरपूर प्यार दिया, गांव वाले कितना कहते रहे कि लड़की को चूल्हा चौका सिखाओ, लेकिन मैंने उन सब से दुश्मनी मोल लेकर उसे शहर में पढ़ाया लिखाया। वही रूपा इतनी एहसान फरामोश निकलेगी, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसी बात नहीं है पिताजी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें जो करना है वो करो। मुझे अब क्या करना है वो मैंने तय कर लिया है। आपने क्या करने का तय किया है पिताजी? आत्महत्या करने का। तुम्हारी माँ के जाने के बाद ये मुखिया पद ही था जो मुझे सुकून देता था। अगर वो भी चला जाएगा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? इससे अच्छा तो मर जाना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अलविदा रूपा बेटी। अपने पिता को आत्महत्या के लिए जाता देख रूपा उन्हें रोक लेती है और कुत्ते से शादी के लिए राजी हो जाती है। आखिरकार कुत्ते से रूपा की शादी कर दी जाती है। कुछ दिनों बाद गांव में मुखिया के चुनाव की वोटिंग होती है। गांव वाले बड़े उत्साह से वोट डालने जाते हैं और ठाकुर शैलेश सिंह को वोट डालते हैं। लेकिन रात में वही बाबा जब चौकीदार सो रहे होते हैं, तब ठाकुर शैलेश सिंह की ढेर सारी पर्चियां फाड़ देता है, जिससे भानु कुमार का वोट बढ़ जाता है और वो एक बार फिर से दानगंज गांव का मुखिया बन जाता है। भानु कुमार इसे उसी बाबा की कृपा बताता है, जिससे उस बाबा का यश सारे गांव में फैल जाता है
और सारे गांव वाले उसके पास अपनी अपनी समस्या लेकर आते हैं। वो सभी को एक ही समाधान बताता है कि अपनी बेटी की शादी किसी कुत्ते से कराएं, लेकिन गांव में कुत्तों का अकाल पड़ा रहता है। एक दिन अरे यार, इस गांव में तो कुत्ते हैं ही नहीं शादी करने को। क्यों ना मैं ही बाहर से एक कुत्तों का आयात करूं और उसे गांव वालों को बेच दूं। मुझे तो डबल प्रॉफिट होगा, एक कुत्ते बेचने से और दूसरा गांव वालों से पैसे ऐंठ कर। वाह बेटा रोमियो, क्या दिमाग पाया है, बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह ही। बाबा बना रोमियो रास्ते पर जा रहा होता है, तभी पानी से भरे एक गड्ढे में गिर जाता है, जिससे उसकी नकली दाढ़ी मूंछें निकल जाती हैं। रूपा एक पेड़ के पीछे खड़ी ये सब देख सुन रही होती है। वो सारे गांव वालों को इस नकली बाबा की सच्चाई बताने जा रही होती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रुक जाती है। वो राहुल को फोन करती है। एक दिन, बाबा, आप तो दिन भर सारे गांव में घूमते रहते हैं, यहाँ किसी को कुत्ते की जरूरत है क्या? मैं एक कुत्ते का व्यापारी हूँ, मेरे पास देश विदेश में रहने वाले अनेकों प्रकार के कुत्ते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा ग्राहक तो मैं ही हूँ वत्स। कहो, कितने में देते हो कुत्ते? व्यापारी अपना दाम बताता है। वो दाम बहुत ही कम होता है, जिससे रोमियो व्यापारी के साथ व्यापार करने को खुशी खुशी तैयार हो जाता है। तभी व्यापारी बताता है कि वो कोई भी डील करने के बाद सबसे पहले पास के मंदिर में अपने ग्राहक के साथ एक यज्ञ करता है, लेकिन उस यज्ञ में पवित्र व्यक्ति ही बैठ सकता है। पवित्र होने के लिए उसे मंदिर के पास वाली जादुई पेड़ से अपने सारे गुनाह कबूल करने होंगे और ये प्रक्रिया अकेले में होगी, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। रोमियो इस लाभदायक डील को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो इसके लिए भी तैयार हो गया। वो जादुई पेड़ के पास गया। सुनो जादुई पेड़, मैं कोई बाबा साबा नहीं हूँ, बल्कि मेरा असली नाम रोमियो है। मैं अपने कॉलेज की एक लड़की जिसका नाम रूपा है, उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उसने मुझे सारे कॉलेज के सामने कुत्ता कहा, जो मुझे बिल्कुल रास नहीं आया, और उससे बदला लेने की चाह में मैं यहाँ तक चला आया और अपने षड्यंत्र में उसके साथ साथ सारे गाँव वालों को भी फंसा दिया। रोमियो का वो कबूलनामा सारे गांव वाले और पुलिस झाड़ियों में छिपकर सुन रहे होते हैं। अंत में गांव वाले रोमियो की खूब पिटाई करते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। कुत्तों का व्यापारी बना हुआ राहुल रूपा को लेकर उसके मुखिया पिता के पास चल देता है, अपने और रूपा के रिश्ते की बात करने। भीकू एक मेहनती और ईमानदार धोबी था। भीकू धोबी रोज की तरह आज भी कपड़े धोने के लिए पास की नदी पर गया। तभी उसे नदी में एक सुनहरी मछली तड़पती हुई दिखी, जिसके मुंह में एक चमचमाती हुई अंगूठी फंसी थी। अरे ये क्या है? भीकू दौड़कर उस मछली को अपने हाथों से उठा लेता है और उसके मुंह में फंसी वो अंगूठी निकाल देता है। ये लो प्यारी मछली, मैंने तुम्हारे मुंह से फंसी हुई अंगूठी निकाल दिया है। अब तुम खुशी खुशी पानी में तैरो। तभी वो मछली बोल पड़ती है, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भीकू। भीकू उस मछली को बोलता देख आश्चर्य में पड़ जाता है। तुम बोल सकती हो प्यारी मछली? हाँ भीकू, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, बल्कि जादुई मछली हूँ। क्या कहा? जादुई मछली? हाँ भीकू, जादुई मछली। अब मैं जाती हूँ, लेकिन भविष्य में जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ोगे, मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी मछली। जादुई मछली उछलकर नदी में चली जाती है। भीकू वहीं खड़ा उस अंगूठी के स्वामी का इंतजार करता रहता है। जब रात हो जाने पर भी कोई उस अंगूठी को लेने नहीं आता, तब भीकू उस अंगूठी को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। अंगूठी देखकर भीकू की पत्नी बोलती है, अरे ये अंगूठी किसकी है? पता नहीं, मैं जब नदी में कपड़े धो रहा था तभी ये मुझे एक मछली के मुंह में फंसी हुई मिली। देखो, इस अंगूठी में तो हीरे जड़े हुए हैं, जरूर ये किसी अमीर व्यक्ति की अंगूठी होगी। ये अंगूठी किसी की भी हो, हमें इससे क्या भाग्यवान। तुम इसे संभाल कर रख दो, कल मैं इसे सिपाही को दे दूंगा। आप भी क्या पागलों वाली बात कर रहे हैं जी? भला घर आए धन को कोई ऐसे लात मारता है? हो ना हो, जरूर ये अंगूठी हमें भगवान ने तोहफे के रूप में दी है। मेरी सालों की भक्ति आज रंग लाई। ज्यादा लालच मत करो भाग्यवान, चोरी का धन कभी सुख नहीं देता हमें। ईश्वर ने जितना दिया है उसमें ही संतोष करना चाहिए।
भीकू को ईमानदारी का नशा चढ़ा देख भीकू की पत्नी कुछ सोचकर बोली, ठीक है तो इसे इसी तरह रखे रहिए, सिपाही को भी मत दीजिए, क्या पता वो मुझसे भी बड़ा लालची निकला और इसे अपने पास ही रख लिया, फिर तब तो ये अंगूठी अपने असली स्वामी तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। क्यों, मैंने सही कहा ना? बात तो तुमने पते की कही भाग्यवान। जाओ इसे अलमारी में संभाल कर रख दो, कल मैं फिर नदी के पास जाकर इसके मालिक की खोज करूंगा। जो इस कीमती अंगूठी का स्वामी होगा वो जरूर इसे दिन रात खोजता होगा। अगले दिन भीकू रोज की तरह कपड़े धोने नदी पर जाता है। तभी भीकू के जाने के बाद उसकी पत्नी चुपके से घर के बाहर निकलती है। उसके हाथ में वही हीरे की अंगूठी होती है। मुझे पागल समझा है क्या, जो मैं इस कीमती अंगूठी को सिपाही को दे दूंगी? क्या पता वो इसे अपने पास रख ले और राजा को ना बताए। इतने दिनों के बाद भगवान हम पर मेहरबान हुए हैं, क्या उनकी कृपा को हम ऐसे ही जाने देंगे? नहीं नहीं, इससे तो हम अपने सारे सपनों को पूरा करेंगे। भीकू की पत्नी एक जौहरी की दुकान पर अंगूठी लेकर जाती है। दूसरी तरफ राजमहल में, बेटी, तुम्हारे इस अंगूठी को किसने चुराया है, कुछ याद है तुम्हें? तुम जानती हो ना, वो अंगूठी तुम्हारी दादी ने तुम्हारी माँ को दिए थे। वो हमारे खानदान की पुश्तैनी अंगूठी थी। मैं जानती हूँ पिताजी, मैं रात को अंगूठी अपनी मेज पर रखकर सोई थी। सुबह उठी तो वो गायब थी। जरूर किसी शातिर चोर ने उसे चुरा लिया है। चोर? अरे ये कितनी शर्म की बात है कि हमारे महल से ही चोरी हो जा रही है। हमारी प्रजा को इसके बारे में पता चलेगा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? जो राजा अपने महल को ही सुरक्षित नहीं रख सकता, वो हमारी सुरक्षा भला कैसे करेगा? आप चिंता ना करें महाराज, मैं हूं ना। वो चोर जरूर उस अंगूठी को बेचने के लिए किसी जौहरी के पास गया होगा। हम राज्य के सभी जौहरियों के पास जाकर राजकुमारी की अंगूठी के बारे में पूछते हैं। इससे वो चोर जरूर हमारे हाथों पकड़ा जाएगा। अच्छी तरकीब सोची है मंत्री जी, मुझे आप पर गर्व है। आपकी बुद्धिमानी ने राज्य के अनेकों चोरों को पकड़वाया है। आज ये दुष्ट भी अवश्य पकड़ा जाएगा। चलिए चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं सिपाहियों को बोल देता हूँ तैयार रहने को। हाँ, जल्दी कीजिए, कहीं वो चोर राज्य छोड़कर बाहर ना भाग जाए। राजा, राजकुमारी और मंत्री सिपाहियों के साथ राज्य के सभी जौहरियों से पूछताछ करने निकल जाते हैं और आखिरकार वो उसी जौहरी के पास पहुंचते हैं जहां भीकू की पत्नी अंगूठी बेचने आई होती है। ये देखिए जौहरी भाई, ये हीरे की अंगूठी है, इसे कितने में लेंगे आप? जौहरी उस अंगूठी को आश्चर्य से देखता है। उसने इतनी सुंदर अंगूठी आज तक नहीं देखी थी। अरे भाभी जी, आप तो भीकू की पत्नी है ना, जो पास की नदी पर कपड़े धोता है? हाँ जौहरी भाई, मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। अरे भाभी जी, उस भीकू के पास हीरे की अंगूठी कहाँ से आ गई है? लगता है जरूर उसे कहीं गड़ा हुआ धन मिला है। उस चोर को कहीं से गड़ा हुआ धन नहीं मिला है, बल्कि उसने हमारे राजमहल से हमारी बेटी की अंगूठी चुराई है। पीछे से राजा क्रोधपूर्ण स्वर में बोला। जौहरी राजा को देखकर अत्यंत भयभीत हो जाता है। महाराज, आप यहाँ इस गरीब के दुकान पर? हाँ, हम हैं इस राज्य के राजा उदय सिंह। आइए महाराज, इस गरीब के दुकान पर आपका स्वागत है। धन्य भाग हमारे जो आप हमारे दुकान पे पधारे हैं। ए स्त्री, तुम्हारा पति कहाँ है जिसने मेरी बेटी की अंगूठी चुराने का दुस्साहस किया? भीकू की पत्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नहीं नहीं महाराज, आपसे समझने में कोई भूल हुई है। उन्होंने ये अंगूठी चुराई नहीं, बल्कि ये तो उन्हें। अपनी कहानी बाद में सुनाना स्त्री, पहले ये बताओ तुम्हारा चोर पति कहाँ है? मेरे पति चोर नहीं है महाराज, आप मुझ पर यकीन कीजिए। तब क्या मेरी बेटी झूठ बोल रही है? बेटी विश्व मोहिनी। जी पिताजी। इस स्त्री को बताओ कैसे इसके पति ने तुम्हारी अंगूठी चुराई। जो आज्ञा पिताजी। राजकुमारी भीकू की पत्नी को सारी कहानी बताती है। मुझे नहीं पता था महाराज कि उन्होंने ये अंगूठी राजकुमारी के कमरे से चुराई है। मुझसे तो उन्होंने कहा था कि ये अंगूठी उन्हें एक मछली के मुंह में फंसी हुई मिली। राजा तेज आवाज में बोला। सिपाहियों, उस भीखू को अभी हमारे सामने लाया जाए। जो आज्ञा महाराज, हम अभी आपके सामने उस भीखू को प्रस्तुत करते हैं। थोड़ी देर बाद राजा के सिपाही भीकू को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित कर देते हैं और सारा माजरा भीकू को बता देते हैं। भीकू डर से थर थर कांपने लगता है और बोलता है, नहीं महाराज,
मैंने राजकुमारी के कमरे से कोई अंगूठी नहीं चुराई है। ये तो मुझे जादुई मछली के मुंह से फंसी हुई मिली थी। मैं अपने पत्नी की कसम खाकर कहता हूँ। हर चोर पकड़े जाने के बाद ऐसी ही रुदाली करता है दुष्ट। नहीं राजकुमारी जी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आप चाहें तो किसी से भी पूछ लीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। आप चाहे तो जांच पड़ताल करा सकते हैं, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। जांच की कोई जरूरत नहीं है भीखू। इस अंगूठी की स्वामिनी मैं हूँ और ये अंगूठी तुम्हारे पास मिली, इससे तुम चोर सिद्ध हो जाते हो। इसलिए मैं जब चाहे जहाँ चाहे तुमसे ये अंगूठी ले सकती हूँ और तुम्हें चोरी का दंड भी दे सकती हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा मेरी बेटी। सिपाहियों, इस चोर को अभी तुरंत जेल में बंद कर दो। अरे नहीं, मैं चोर नहीं हूँ महाराज। मैंने कोई अंगूठी नहीं चुराई है। मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं हूँ मैं चोर। ये ठीक कह रहे हैं महाराज। मेरे पति बहुत ही नेक दिल ईमानदार व्यक्ति हैं। वो सपने में भी कभी चोरी का नहीं सोच सकते। राजा सबकी बातों को अनसुनी कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। सिपाही भीखू को घसीटते हुए महल की ओर ले जाते हैं। तभी राजा के सामने एक व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है। कौन हो तुम? हमारे काफिले को क्यों रोका? मैं एक दर्जी हूँ महाराज। कल सुबह मेरी दुकान से एक बहुमूल्य कपड़ा जो मैंने महीनों पहले मेहनत से सिले थे वो चोरी हो गया है। ये देखिए उसकी कतरन। वो एक कपड़े का टुकड़ा निकालता है और राजा को दिखाता है। ठीक है, तुम्हारे बहुमूल्य कपड़े चुराने वाले चोर को जल्दी खोज लिया जाएगा। अब तुम जाओ। उस चोर को मैंने खोज लिया है महाराज। अच्छा, कौन है वो चोर? वो कोई और नहीं, आपकी बेटी अर्थात राजकुमारी जी ही है। ये देखिए मेरे कपड़े का टुकड़ा राजकुमारी के कपड़ों से मेल खाता है। दर्जी, हमारी बेटी को चोर कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या बकवास कर रहे हो दर्जी? मैं भला तुम्हारे कपड़े क्यों चुराने लगी? मुझे भला किस चीज की कमी है? शायद तुम्हें पता नहीं, इस महान राज्य की राजकुमारी हूँ मैं। और वैसे भी राज्य में अनेकों दर्जी हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि मेरे कपड़े तुम्हारी ही दुकान के हैं? मुझे पता है राजकुमारी जी कि आप कौन है। ऐसे कपड़े पूरे राज्य में केवल मैं ही बना सकता हूँ। देखिए आपके कपड़े पर मेरे दुकान का नाम भी लिखा होगा, चीकू दर्जी। राजकुमारी अपने कपड़ों पर देखती है, उस पर सच में चीकू दर्जी लिखा रहता है। राजकुमारी ये देख बहुत शर्मिंदा हो जाती है। राजा भी आश्चर्य में पड़ जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। हाँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं चोर हूँ। इस बहुमूल्य कपड़े का स्वामी मैं हूँ और ये बहुमूल्य कपड़ा मुझे आपके पास मिली। इससे आप चोरनी सिद्ध हो जाती हैं राजकुमारी जी। इसलिए मैं जब चाहे जहाँ चाहे आपसे ये कपड़ा ले सकता हूँ और आपको चोरी की सजा भी दिलवा सकता हूँ। राजकुमारी घबराते हुए बोली, सजा? कैसी सजा? आपको अभी मेरे कपड़े उतारकर मुझे देने होंगे, अभी तुरंत, इसी समय। राजा चिल्लाते हुए बोला, मूर्ख दर्जी, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? महाराज आपके न्याय की चर्चा दूर दूर तक है। जिस तरह भीखू को जेल में डालने का निर्णय देकर आपने राजकुमारी के साथ न्याय किया है, उसी तरह मेरे साथ भी न्याय करें और अपने सिपाहियों से कहकर राजकुमारी के कपड़े उतरवाकर अभी मुझे मेरे कपड़े दे दीजिए। इन कपड़ों का स्वामी मैं हूँ, ये मैंने सिद्ध कर दिया है। न्याय प्रिय राजा के पास अन्य कोई चारा नहीं बचता। वो दर्जी से कहता है, ठीक है दर्जी, राजा उदय सिंह तुम्हारे साथ भी न्याय करेगा। सिपाहियों! जी महाराज। राजकुमारी के कपड़े उतारकर इस दर्जी को इसके कपड़े वापस कर दो। आहा, कितना आनंद आएगा। राजकुमारी के कपड़े उतारने में वर्षों की इच्छा आज जाकर पूर्ण होगी। सिपाही ये सोच खुशी से मुस्कुराते हुए राजकुमारी के कपड़े उतारने राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगते हैं। राजकुमारी सिपाहियों को अपने पास आते देख थर-थर कांपने लगी और गिड़गिड़ाते हुए राजा से बोली, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, भीखू चोर नहीं है। मैंने आपसे झूठ बोला कि मेरी अंगूठी चोरी हो गई है। दरअसल कल सुबह जब मैं अपनी सहेलियों के साथ नदी में नहा रही थी, उसी समय नदी में डुबकी लगाते वक्त वो अंगूठी मेरे हाथ से निकलकर नदी में गिर गई, जो शायद नदी में बहकर भीखू को मिल गई होगी। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला कि मेरी अंगूठी चोरी हो गई है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटी। देखो, तुम्हारे कारण भीखू जैसे भले मानुष को इतना कष्ट सहना पड़ा, पर तुमने
दर्जी के कपड़े क्यों चुराए? नदी में नहाने से मेरे सारे कपड़े भीग गए थे, इसलिए मैंने इस दर्जी के यहाँ से सूखे कपड़े चुरा लिए। ओ मेरी बेटी, तुमने आज मुझे शर्मसार कर दिया। अब तुम मुझे वचन दो कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करोगी जिससे तुम्हारे कारण किसी भले मानुष को सजा मिले। मैं आपको वचन देती हूँ पिताजी, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं। ठीक है मेरी बेटी, लेकिन अब तुम्हें अपने कपड़े उतारकर दर्जी को देना ही पड़ेगा। यही तुम्हारी गलती की सजा है। मुझे नहीं चाहिए राजकुमारी के कपड़े महाराज। राजकुमारी के ऊपर ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए आप मुझे बस कपड़े का मूल्य दे दीजिए। हाँ हाँ। मंत्रीवर, दर्जी को इस कपड़े का दुगना मूल्य दिया जाए और भीखू को मेरी तरफ से एक सोने का हार भेंट किया जाए। जो आज्ञा महाराज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजा और राजकुमारी अपनी अंगूठी लेकर हंसी खुशी महल की ओर चले जाते हैं। भीखू दर्जी से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दर्जी। अगर तुम नहीं आते तो मुझे जेल में डाल दिया जाता। और अगर तुम ना होते तो मेरे प्राण ही चले जाते भीखू। मैं कुछ समझा नहीं दर्जी। चलो नदी के पास चलते हैं। भीखू और दर्जी दोनों नदी के पास जाते हैं, जहाँ वो दर्जी अचानक छोटा होने लगता है और छोटा होते होते वही जादुई मछली बन जाता है जिसकी जान भीखू ने बचाई थी। मैंने कहा था ना भीखू, तुम्हारे ऊपर जब भी मुसीबत आएगी मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगी। मैंने अपने वादे को पूर्ण किया। ये लो, राजा द्वारा दिया गया ये धन तुम नदी के पास वाले दर्जी को दे देना। मैंने उसी का रूप बनाकर तुम्हारी रक्षा की थी। अब मैं चलती हूँ, फिर जब भी तुम संकट में फंसोगे मैं तुम्हें बचाने अवश्य आऊंगी। अलविदा भीखू। ये बोलकर वो जादुई मछली पानी के अंदर चली जाती है। भीखू सजल आँखों से जब तक वो जादुई मछली ओझल नहीं हो जाती उसे देखता रहता है। 5 चमत्कारी बहुएं। शांतापुर गांव में एक बूढ़ी सास अपनी 5 चमत्कारी बहुओं के साथ रहती थी। वो 5 बहुएं प्रकृति के एक एक दिव्य शक्तियों से संपन्न थीं। बड़ी बहू ज्योति अग्नि तत्व से, दूसरी बहू नीरजा जल तत्व से, तीसरी बहू पवनिका वायु तत्व से, चौथी बहू सृष्टि पृथ्वी तत्व से और 5वीं बहू क्षितिज आकाश तत्व से संपन्न थी। वो 5 बहुएं हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ समझते हुए एक दूसरे से झगड़ती रहती थीं। बूढ़ी सास उनके रोज रोज की किचकिच से तंग आ गई थी। अरे मेरी प्यारी बहुओं, तुम लोग क्यों हमेशा एक दूसरे से झगड़ती रहती हो? तुम लोगों की रोज रोज की लड़ाई बखेड़े से मैं तंग आ गई हूँ। मैं नहीं झगड़ती माँ जी, वो तो मेरी दीदिया है जो हमेशा मुझे नीचा दिखाती रहती है। वाह जी वाह, तुम तो मेरी आरती उतारती हो ना। मैं नहीं बल्कि तुम ही लोग अपनी शक्तियों पर कुछ ज्यादा ही घमंड करती हो। अगर मेरी शक्तियाँ श्रेष्ठ हैं तो उसे कहने में क्या हर्ज है दीदी? मैं अगर श्रेष्ठ हूँ तो कहूँगी ही। बात तो तुमने ठीक कही छोटी, लेकिन तुमने गलती से मुझे श्रेष्ठ कहने की जगह खुद को श्रेष्ठ कह दिया। हाँ। मेरी प्यारी दीदिया और छोटी बहन, आप लोग जो चाहे जितना भी खुद को श्रेष्ठ कहें, लेकिन जैसे खाना खाना बोलने से ही हमारी भूख नहीं मिटती, वैसे ही आप लोगों के कहने से आप श्रेष्ठ नहीं हो जाती। वो तो मैं ही हूँ। है ना, क्यों माँ जी? 5 बहुएं इसी तरह आपस में लड़ने लगती हैं। बूढ़ी सास उनके शोरगुल से परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, क्या करूँ मैं? इन बहुओं का क्या करूँ? ये सब दिव्य शक्तियों से संपन्न है, फिर भी मुझे इतना दुख झेलना पड़ रहा है। मैंने तो सोचा था कि अगर ये दिव्य शक्तियों से संपन्न बहुएं मेरे घर आएंगी तो मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन अब तो नरक भी शायद मेरे घर से ज्यादा अच्छा होगा। बूढ़ी सास इसी दुख भरे स्वर में बड़बड़ाते हुए खुद को कोसते हुए सो जाती है। अगले दिन बूढ़ी सास अपनी अलमारी में से एक चमचमाती हुई हीरों से जड़ित हार निकालती है, जिसे देख 5 बहुओं के मन में उस हार को पहनने की तीव्र लालसा उत्पन्न हो जाती है। ये सुंदर हार किसका है माँ जी? ये मेरी पुश्तैनी हार है बहू, जो मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था, जिसे अब मैं तुम लोगों में से किसी एक को देने वाली हूँ। लेकिन क्या माँ जी? ये हार मैं तुम में से किसी एक को ही दूंगी, उसे ही जो मेरी एक शर्त को पूरा करेगा। कैसी शर्त माँ जी? तुम लोग हमेशा अपनी श्रेष्ठता को लेकर झगड़ती हो ना, चलो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का।
तुम में से जो भी ये सिद्ध कर दे कि वही श्रेष्ठ है, उसे ये हीरों से जड़ित हार मिलेगा। क्या शर्त है माँ जी? तुम लोगों ने अपनी दिव्य शक्तियों के दुरुपयोग से मेरा सारा घर तहस नहस कर दिया है। अब ना ही हमारे पास एक अच्छा घर है, ना ही पैसे। इसलिए मेरी यही शर्त है कि तुम में से जो भी एक व्यापार को आरंभ करेगा और पैसे कमाकर फिर से घर बनाएगा, उसे ही ये हीरों का हार मिलेगा। बस इतनी सी बात? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं अपने आकाश तत्व की शक्ति से तुरंत ही ये जान सकती हूँ कि किस चीज की आवश्यकता हमारे शांतापुर गांव को अधिक है, जिससे उसका व्यापार आरंभ किया जा सके, क्योंकि सारे शब्द आकाश में ही रहते हैं। क्षितिज अपने कानों पर हाथ रखती है और ध्यान से कुछ सुनने की कोशिश करती है। तभी उसे सारे शांतापुर गांव वालों की दुख भरी आवाजें सुनाई देती हैं। हाय राम, कितनी गर्मी है! उफ, ऊपर से एक खौलता पानी, मानो हमारी जान ही ले लेगा। सही कहा भाग्यवान, हमारे शांतापुर गांव में सब सुविधा है, बस कोई कुम्हार नहीं है, नहीं तो हमें इस भयंकर गर्मी में यह खौलता पानी नहीं पीना पड़ता। हम मटके का ठंडा ठंडा पानी पी रहे होते। क्षितिज अपने कानों पर से खुशी खुशी हाथ हटाती है। ओह, तो हमारे गांव की ये समस्या है। यहाँ लोगों को मटके का ठंडा पानी पीना है, जो उन्हें नहीं मिल रहा है। लेकिन जल्द ही उनकी गर्म पानी की समस्या को मैं दूर कर दूंगी और एक मटके का व्यापार शुरू करूंगी, जिससे सारे गांव वालों को मटके का ठंडा ठंडा पानी मिल सके। आकाश तत्व की दिव्य शक्तियों से संपन्न क्षितिज बहू मिट्टी के ढेर के पास जाकर खड़ी हो गई और मटका बनाने का प्रयास करने लगी, लेकिन उससे मटका नहीं बन पा रहा था। ओफो, मैं तो तंग आ गई हूँ, मुझसे तो मटका बन ही नहीं रहा। बार बार ये मिट्टी टूटे जा रही है। अब मैं क्या करूँ? माँ जी की शर्त को कैसे पूरा करूँ? वो हीरों का हार। तभी वहाँ से पृथ्वी तत्व से संपन्न सृष्टि बहू गुजर रही थी। क्या हुआ क्षितिज दीदी, आप मिट्टी के ढेर के साथ क्या कर रही हैं? अब नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही। क्षितिज सकपकाते हुए बोली। कुछ तो जरूर है, तभी आप यहाँ इस हालत में हैं। माँ जी की शर्त को पूरा करने की कोशिश कर रही है ना? क्षितिज के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपना प्लान सृष्टि को भी बता दिया। वाह दीदी, आपने क्या लाजवाब तरीका निकाला है। इसमें मैं आपका साथ जरूर दूंगी। मैं अपनी दिव्य शक्तियों से पल भर में ही मटकों का अंबार खड़ा कर सकती हूँ। ये देखिए। सृष्टि अपनी जादुई छड़ी को मिट्टी के ढेर की ओर इशारा करती है, जिससे वो मिट्टी का ढेर पल भर में ही अपने आप में जुड़कर मटका बन जाता है। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चलो दीदी, इन मटकों को हम बाजार में बेच कर आते हैं। लेकिन शांतापुर का बाजार तो बहुत दूर है क्षितिज, हम इतने सारे मटकों को वहाँ ले जाएंगे कैसे? हाँ दीदी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या करें? मैं इसमें तुम दोनों की मदद कर सकती हूँ। पीछे से पवनिका की आवाज आई। वो छिपकर इन दोनों की बातें सुन रही थी। मगर कैसे दीदी? भूल गई क्षितिज, मेरे पास वायु तत्व की शक्ति है। मैं अपनी शक्ति से किसी भी वस्तु को कुछ ही देर में एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हूँ। ये देखो। पवनिका अपने नीली जादुई छड़ी से मटकों के अंबार पर इशारा करती है। उसके इशारा करते ही वो सभी मटके हवा में उड़ने लगते हैं। बताओ, इन मटकों को कहाँ ले जाना है? शांतापुर के बाजार में दीदी। चलो चला जाए शांतापुर के बाजार में। क्षितिज, सृष्टि और पवनिका तीनों शांतापुर के बाजार की तरफ चल देती हैं। उनके पीछे पीछे ढेर सारे मटके भी हवा में उड़ते हुए चलने लगते हैं। शांतापुर बाजार में पहुंचने पर वो देखती है कि एक कोट पैंट धारी व्यक्ति, जो शहर का एक बड़ा व्यापारी था, वो भी अपने मटकों की दुकान पर खड़ा है, जो उसने आज ही खोली थी। अरे तुम लोग कौन हो? क्या तुम लोग भी यहाँ मटके बेचते हो? मेरे आदमियों ने कहा इस गांव में मटकों की बहुत डिमांड है, लेकिन मटकों को बेचने वाला कोई नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ अपनी मटकों की नई दुकान खोली। क्षितिज उदास होकर बोली। हम भी आपके साथ यहीं पर मटके बेचेंगे। व्यापारी उन तीनों को धमकाते हुए बोला। ए लड़कियों, तुम लोग यहाँ पर अपने मटके नहीं बेच सकती, ये मेरा इलाका है। तुम सब कहीं और जाकर अपना मटका बेचो। तुम मुझे नहीं जानती हो, मुझसे व्यापार में कोई नहीं जीत सकता। वो तो समय ही बताएगा महोदय कि कौन जीतता है और कौन हारता है। हम तो मटके यहीं बेचेंगे, देखते हैं कोई हमारा क्या बिगाड़ता है। सृष्टि अपनी शक्तियों से एक मिट्टी की दुकान बनाती है और सारे मटकों को उसमें रख देती है। तभी पवनिका और क्षितिज जोर जोर से ग्राहकों को बुलाने लगती हैं। आओ आओ, मटके ले लो, मटके, सुंदर सुंदर मटके।
आओ आओ मटके लो, मटके, प्यारे प्यारे मटके। तभी उनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगती है। व्यापारी ये देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपनी दुकान पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाता है। आओ आओ भाइयों बहनों, इधर आओ, सुंदर सुंदर मटके ले जाओ, केवल 5 रुपए में, मात्र 5 रुपए में। 5 रुपये के मटके सुनकर सभी गांववासी व्यापारी की दुकान पर इकट्ठा हो जाते हैं और उसके सारे मटकों को खरीद लेते हैं। मैंने कहा था ना लड़कियों, तुम व्यापार में मुझसे नहीं जीत सकती। अभी भी समय है, अपने मटकों की दुकान को बंद कर दो। तीनों बहुएं उदास होकर उस व्यापारी की बात सुनती रहती हैं और एक दूसरे का मुंह ताकती हैं। व्यापारी मन ही मन सोचता है, इन मटकों को बनाने में मुझे 10 रुपए की लागत आई, फिर भी मैंने इसे केवल 5 रुपए में ही बेच दिया, क्योंकि मेरे पास बहुत पूंजी है लगाने को। मैं कुछ दिनों तक इसी तरह अपने मटकों को सस्ते दामों में बेचूंगा। जब इन तीनों की कोई बिक्री नहीं होगी तो जरूर ये अपना दुकान बंद कर देंगी। फिर मैं अपने मटकों को चौगुने दाम पर बेचूंगा और अपने सारे नुकसान की भरपाई कर लूंगा। तीनों बहुएं अपने खाली गल्ले को लेकर घर पहुंचती हैं। अब हमें कोई और व्यापार सोचना होगा दीदी। ये व्यापारी तो बहुत चालू निकला, न जाने वो अपने मटकों को इतने सस्ते दामों पर कैसे बेच लेता है। उस व्यापारी के पास बहुत धन है छोटी, हम जो भी व्यापार करेंगे वो उससे हमसे भी अच्छे से कर सकता है। मटके में जल को ठंडा किया जाता है, क्यों ना हम नीरजा दीदी से मदद लें, वो इसमें हमारी मदद जरूर करेंगी। सही कहा दीदी, चलिए नीरजा दीदी के पास। तीनों जल शक्ति से संपन्न नीरजा के पास चलती हैं, उसे सारी आप बीती सुनाती हैं। तो ये बात है। जी दीदी, कोई बात नहीं मेरी छोटी देवरानियां, मैं अपनी दिव्य जल शक्ति के द्वारा तुम लोगों के मटके को फ्रीज में बदल दूंगी। फिर उसमें केवल पानी ही नहीं बल्कि दूध, साग, सब्जी आदि सभी चीजें लंबे समय तक फ्रेश रहेंगी। अगर मटके के दामों में गांव वासियों को फ्रिज मिलेगा तो वो निश्चित रूप से ही हमसे ही मटके खरीदेंगे। वाह, आप तो ग्रेट हो दीदी। अगले दिन नीरजा अपने मटकों की दुकान पर जाती है और एक जादुई छड़ी से मटकों की तरफ इशारा करती है। वो मटके फ्रिज की तरह बन जाते हैं। सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपनी दुकान के बाहर खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाती हैं। आओ आओ, मटकों के दाम में फ्रिज ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। आओ आओ, मटके के दाम में फ्रिज ले जाओ, फ्रिज ले जाओ। क्या मटकों के दाम में फ्रीज? ये तो असंभव सा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। नहीं भाई, ये सपना नहीं सच है। जल्दी चलो, हम भी मटकों को खरीद लेते हैं, कहीं सब बिक ना जाए। हाँ हाँ, जल्दी चलो। कुछ ही देर में उन चमत्कारी बहुओं के सारे मटके बिक जाते हैं और उनका गल्ला नोटों और सिक्कों से भर जाता है। व्यापारी ये देख क्रोध से आग बबूला हो जाता है। वो उनकी जादुई छड़ियों को देखता है और सब समझ जाता है। अच्छा, तो ये बात है, ये सभी चमत्कारी लड़कियां हैं। अब मैं देखता हूँ कि मेरे अथाह पैसे के सामने इनका ये छोटा मोटा चमत्कार कैसे टिकता है। इन्हें तो रात में ही पता चलेगा मेरी शक्तियों के बारे में। सभी बहुएं रात को चैन की नींद सो रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी दुकान पर व्यापारी अपने कुछ गुंडों के साथ आता है। सुनो मेरे शेरों, जी मालिक। इस पूरे दुकान को और इसमें रखे सभी मटकों को तोड़कर चकनाचूर कर दो, कुछ भी बचने ना पाए। जी मालिक, कुछ भी नहीं बचेगा, सब धूल में मिला दिया जाएगा। व्यापारी के गुंडे दुकान और मटकों को तोड़कर चकनाचूर कर देते हैं। अगले दिन जब चारों बहुएं अपनी दुकान पर आती हैं, तो उनकी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। अरे ये क्या हुआ, हमारे मटकों को किसने तोड़ा? जरूर किसी शैतान ने जलन में रात को हमारी दुकान में घुसपैठ की है। हो ना हो, जरूर ये व्यापारी का ही काम है। तुमने सही समझा लड़कियों। मैं तुमसे अब भी कहता हूँ कि अपने दुकान को बंद कर दो, नहीं तो अगली बार मटकों की जगह तुम चारों के साथ भी यही सलूक होगा। नीरजा क्रोध में बोली, तुम्हें जो करना है कर लो, हम तुमसे डरते नहीं। अच्छा, तुम चारों को मैं अभी सबक सिखाता हूँ। वो व्यापारी अपने गुंडों को फोन करता है। वो सभी गुंडे हथियार लेकर आ जाते हैं। उन गुंडों को देखकर चारों थर थर कांपने लगती हैं। अब क्या करें दीदी, ये व्यापारी तो सच में बहुत दुष्ट निकला। हमने फालतू में ही इस राक्षस से पंगा लिया, हमें अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। तभी व्यापारी चीखा, अरे देख क्या रहे हो, पकड़ लो इन्हें और इतना मारो कि फिर कभी मेरे सामने अपनी दुकान खोलने की हिम्मत ना कर सके।
वो गुंडे उन चारों बहुओं की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने आग पैदा हो जाती है और वो सभी जलने लगते हैं। बचाओ, बचाओ हमें। व्यापारी उनके ऊपर पानी डालकर किसी तरह आग को शांत करता है। ये आग किसने लगाई? मैंने लगाई। पास में खड़ी अग्नि तत्व से संपन्न ज्योति बोली। यहाँ से चले जाओ दुष्ट, नहीं तो मैं अग्नि तत्व की शक्ति से संपन्न तुम्हें और तुम्हारे गुंडों को जला कर रख दूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती लड़की। अच्छा तो ये देखो। ज्योति अपनी जादुई छड़ी से व्यापारी की दुकान की तरफ इशारा करती है, जिससे वो दुकान जलने लगती है। कुछ ही देर में सब जलकर राख हो जाता है। मुझे माफ कर दो लड़कियों, तो तुम लोगों की एकता और दिव्य शक्तियों के आगे मेरा अथाह धन हार गया। व्यापारी उस गांव से चला जाता है। पांचों बहुओं को ये बात समझ में आ जाती है कि सभी की दिव्य शक्तियों की कुछ सीमा है और सभी अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ हैं। कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है, सभी बराबर हैं। अब वो पांचों खुशी खुशी एक साथ मिलकर अपने मटकों की दुकान को संभालती हैं, जिससे उनकी दुकान की चर्चा जल्द ही दूर दूर तक होने लगती है और वो खूब ढेर सारा धन कमाती हैं। बूढ़ी सास उन पांचों को वो हीरों का हार दे देती है।